तो चलिए बेटा, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बिकॉज आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफी हद तक बर्निंग टॉपिक भी है, रीसेंट टॉपिक भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी रिसेंट टाइम में ये जो चेंजेस हुआ है ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है 1991 के बाद के समय में। अब 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, बदलाव हुए, चेंजेस हुए, नई नई पॉलिसी बनी, नए नए प्रकार के चेंजेस आए, नए नए प्रकार के सिस्टम को हम लोग ने अप्लाई किया। अब इस 1991 के बाद जो समय स्टार्ट हुआ उसका अभी तक कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आया है। इसका मतलब टिल टुडे अब तक जो कुछ हमने चेंजेस देख लिया है, जो कुछ पॉलिसी के बदलाव हो चुके हैं, वो सभी चीजें इस पीरियड के अंदर में काउंट की जाएगी। अब जैसे कि पता है कि दो रिसेंट बड़े चेंजेस हमारी इकोनॉमी में देखने को मिला था, जो कि आप खुद एक्सपीरियंस किए अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, कि आप रिसेंटली दो चेंजेस को देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमारा जो डिस्कशन था वो था किस बेसिस पे सर? सर डीमोनेटाइजेशन के बेसिस पे। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा चेंजेस था, एंड उसके बाद ठीक रिसेंट उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में ही एक बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसका नाम है सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव है जीएसटी हमारे इंडिया में या नेशन में। आज की क्लास में हमको यही डिस्कशन करना है कि बेटा आखिर ये जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे बना, जीएसटी में किन किन चीजों की बातें हुई डिस्कशन होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि बेटा ये जीएसटी अपने आप में एक बुक है। जीएसटी अपने आप में एक बुक है, और उसको एक दिन में कंप्लीट करना इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारा सिलेबस में इतना कुछ नहीं दिया। हमारा सिलेबस में आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही कही है, और हमारा जो डिस्कशन होगा उसी इंपॉर्टेंट बातों तक ही सीमित होकर के रहेगा। मतलब हम कोई ज्यादा बड़ा वास्ट वे में जीएसटी की डिस्कशन करने वाले नहीं है, क्योंकि जीएसटी अपने आप में कंप्लीट एक सिलेबस है, अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। तो वो आप जब हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको जीएसटी के बारे में बुक्स में पढ़ने को मिले। खासकर जो कॉमर्स के बच्चे होंगे वो अगर हायर स्टडीज के लिए ग्रेजुएशन में या एमबीए के लिए अगर जाएंगे, बीबीए के में पढ़ाई करेंगे, तो इन दैट केस आपको ये जीएसटी, इवन जो सीए सीएस के लिए भी आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी ये टॉपिक खासकर एक सेपरेट बुक की तरफ से पढ़ाया जाएगा। तो उस समय आप लोग उसकी डिटेल चर्चा कर पाएंगे। आज हम जो क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें हमको दी गई है या जितना हमको कम से कम जानना है उसी चीजों पे डिस्कशन होगा। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब सीधा साधा डायरेक्ट हिसाब स्टार्ट करते हैं कि सर आखिर ये जीएसटी क्या है। एक सिंपल भाषा में अगर बोलूं, सर जीएसटी एक टैक्स है। टैक्स है जो कि किस पे लगाया जाता है सर? सर ये लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। अगर एकदम सिंपल और रॉ भाषा में समझना है तो इसका वेरी सिंपल मतलब ये होता है सर, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में लगाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं सर। जीएसटी क्या है सर? सर एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट डज इट मीन इनडायरेक्ट टैक्स? सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं जाता है, बल्कि एक मीडिएटर के थ्रू आपका टैक्स का पैसा रूटेड होकर के गवर्नमेंट तक पहुंचता है। ये बात हमने अपने प्रीवियस के जो टॉपिक्स हैं, प्रीवियस के चैप्टर्स हैं, जिसमें हमेशा डिस्कशन किया है कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कशन किया था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस टैक्स में कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, दैट पर्सन is paying tax to the government but not directly, but routed through a third party that is known as producer. प्रोड्यूसर के थ्रू ये सामान का जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गया? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में काफी सारे चल रहे थे जब जीएसटी नहीं आया था, यानी अलग अलग पॉइंट में इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में इतने सारे टैक्सेस हैं कि अगर मैं गिनती में गिनूं तो बहुत सारे टैक्सेस हो जाएंगे। लेकिन 2016 में एक ऐसा कानून बना दिया गया, 2016 में एक ऐसा कानून बना दिया गया
जिसमें ये बोला गया कि भैया गुड्स और सर्विस के ऊपर में जितने सारे भी टैक्स लग रहे हैं उन सभी टैक्सेस को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे और एक टैक्स बना देंगे जिसका नाम दे दिया जाएगा क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपके मन में ऐसा सवाल होगा, सर ऐसे कितने प्रकार के टैक्सेस थे जो कि हमारे देश में चल रहे थे, जो कि बाद में बदल करके हम लोग जीएसटी कर दिए। सर ऐसे तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो 17 से इवन मोर देन 20 टैक्सेस हैं। कुछ टैक्सेस बदल गए, कुछ टैक्सेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं जो कि टैक्सेस पहले गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में चलते थे, बेटा वो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें पहले क्लियर हो जाए। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको यहीं से समझ में आएगा। सर कौन से ऐसे ऐसे टैक्स थे जो पहले चलते थे और अभी नहीं चल रहे? सर पहले एक आप मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो तो सर इसके ऊपर में आपको एक टैक्स देना पड़ता था और इस टैक्स का नाम था सर क्या, एक्साइज ड्यूटी। क्या था सर, नाम याद रखिए, ये पहले था अब नहीं है, ये पहले था सर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो रहा है तो सर उसके ऊपर में एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम क्या था सर, एक्साइज ड्यूटी। यानी अल्टीमेटली इसको अगर मैं बोलूं टैक्स ऑन, ये बेटा याद रखिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, आगे आपको काम देगा। इसके अलावा सर अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, चलिए खुद के स्टेट में बेच रहे हो, तो उसके ऊपर में भी आपको एक टैक्स देना पड़ता था, टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। इस केस में अपने स्टेट के अंदर में, अपने स्टेट के अंदर में ही आप क्या कर रहे हो सर, सामान को बेच रहे हो, तो उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था क्या सर, वैट। क्या था सर, वैट। इसको बोलते थे अपन वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसी प्रकार से टैक्स ऑन सेलिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, इसलिए बता दे रहा हूं, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये जीएसटी कैसे बना, ठीक है। अगर मैं बोलूं सर टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर बेच रहे हैं, यानी बिटवीन टू स्टेट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, या अपन उसको बोलते हैं सर इंटर स्टेट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें एक सर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। समझ में आ रहा है क्या बोला हमें? इसी प्रकार के से अगर मैं बात करूं टैक्स ऑन वेरियस सर्विसेज, इस पे अपन बोलते थे सर सर्विस टैक्स। एक्चुअल में क्या है, सर्विस के लिए एक ही टैक्स था, मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब ये ऊपर जो गुड्स और सर्विस है ये खाली गुड्स होगा, सिर्फ गुड्स के ऊपर में कुल मिलाकर के देखा जाए। और एक तो गुड्स के ऊपर में टैक्स था सर, क्या टैक्स था वो भी लिख देता हूँ, टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ता था जिसको अपन बोलते थे सर कस्टम ड्यूटी। अच्छा, ऐसे काफी सारे टैक्सेस थे बेटा हमारे देश में, ऐसे काफी सारे टैक्सेस थे जिसमें कि गुड्स के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, जब भी कोई चीजें होगी, सर उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ता था। आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो सर टैक्स देना पड़ेगा, सर आप गुड्स सप्लाई करोगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो टैक्स देना पड़ेगा, सर आप अगर अपने स्टेट में सामान बेचते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर बाहर से इंपोर्ट करते हो, बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर इतने सारे टैक्सेस थे हमारे देश में, और यही सारे टैक्सेस को, ये जो मैं आपको बताया कुल मिलाकर के 5 नाम, 5 टैक्सेस का नाम, ये बड़े बड़े नाम है, इसके अलावा और भी कई सारे नाम है, बड़े बड़े नाम मैं आपको सामने में रखा। ऐसे कई सारे टैक्सेस, यानी कुल मिलाकर के 17 टैक्सेस, 17 प्रकार के टैक्सेस को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। मिला दिया गया मतलब सबव्यूम कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया, और उसको क्या कर दिया गया, सिर्फ एक टैक्स कर दिया गया, वन टैक्स कर दिया हम लोग उसको, वन टैक्स। क्या कर दिया बेटा, वन टैक्स। और ये सभी टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बना करके उसका नाम क्या दे दिया बेटा, जीएसटी। क्या दे दिया गया सर, जीएसटी। मतलब अब कहीं भी टैक्स चार्ज होगा
वो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे चार्ज नहीं होगा, वैट के नाम पे चार्ज नहीं होगा, सीएसटी के नाम पे चार्ज नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी के नाम पे चार्ज नहीं होगा, सर्विस टैक्स के नाम पे चार्ज नहीं होगा, बल्कि जहां भी टैक्स चार्ज होगा उसका नाम होगा क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम होगा और वही नाम पे सभी प्रकार के गुड्स और सर्विस के ऊपर में टैक्स लगाए जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? ये सभी प्रकार के टैक्सेस को जो मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या दे दिया गया, जीएसटी। ये कंसेप्ट पहले समझ में आया कि नहीं, मुझे बताइए, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैंने बोला कितने टैक्सेस को जोड़ दिए गए, बोला इस प्रकार से कुल मिलाकर के 17 टैक्सेस, 17 टैक्सेस, कुल मिलाकर के कितने टैक्सेस को जोड़े हैं, बोला मैं 17 प्रकार के टैक्सेस को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने मर्ज कर दिया और उसको एक टैक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया क्या सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा कि सर इतने सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स कर दिए और उसका नाम हमने दे दिया क्या सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये सभी टैक्सेस जो है सर किस पे चार्ज हो रहे हैं सर, सभी टैक्सेस जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी समझ लें कि सर ये टैक्स जो था कब बना था और कब लागू हुआ था। दो इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है। पहली बात याद रखिएगा सर, ये जीएसटी का जो कानून बना सर 2016 में, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा सर। 2016 में जीएसटी नाम का एक कानून बना, कानून मतलब एक्ट, एसीटी कानून बना, लेकिन उसकी लागू यानी उस चीज को इंप्लीमेंट कब किया गया सर, उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में, जिसमें बोला गया सर 1 जुलाई 2017। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में, लेकिन वो बना कब था सर, वो कानून बना उसके प्रीवियस ईयर में यानी 2016। अब ये भी बात समझ लें सर, ये जो जीएसटी है ये क्या है सर, इनडायरेक्ट टैक्स है। और एक प्रकार की टैक्स हमारी दुनिया में चलती है सर, वो है हमारी क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि डायरेक्ट टैक्स जिसके सर का बोझ है, यानी जिसको टैक्स पे करना है, वो बंदा खुद डायरेक्टली जाकर के गवर्नमेंट को या टैक्स अथॉरिटी को पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जिस टैक्स में आप अपना सर का टैक्स का बोझ किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी अल्टीमेटली टैक्स किसी और का, लेकिन पे करेगा कोई और। ये होता है आपका जीएसटी। यानी ये एक बहुत बड़ा फर्क है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में जिसका टैक्स वही पे करेगा। क्या बोला मैंने सर? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डिफरेंस समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मैं बोला सर, डायरेक्ट अगर टैक्स है इसका मतलब क्या सर, जिसका टैक्स उसी का, मतलब पर्सन टैक्स पेड बाय, या टैक्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर, टैक्स बर्डन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी ट्रांसफर। ये एक बात समझ लीजिए। लेकिन सर ये जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स बर्डन जो होता है कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन। यानी तुम्हारे सर का दर्द था, टैक्स पे करना तुम्हारे सर का दर्द था, लेकिन तुमने क्या किया, अपने सर दर्द को किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर पॉसिबल है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। ये बात को आपको दिमाग में घुसा लेना है। अब बोलेंगे सर ये भी कैसे होता है सर? ये भी काफी बड़ा टॉपिक है। जैसे कि मैंने बोला सर, कंसेप्ट आपको सिर्फ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हैं कि अगर जीएसटी को सिर्फ पढ़ाने बैठूं तो सर जीएसटी अपने आप में 6 महीने का एक सिलेबस बन जाएगा। इतने सारे कंसेप्ट, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा के विषय पे नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए जो जो जरूरी है वही बातें मैं कर रहा हूँ। पहली बात क्या बोला सर, टैक्स बर्डन जो है वो डायरेक्ट टैक्स के केस में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है सर, टैक्स का जो बर्डन होता है वो एक जन का सरदर्द अगर है तो वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। और अल्टीमेटली ये जो टैक्स
पे कौन करता है? ये अदर पर्सन एट द एंड कौन होता है सर? ये अदर पेड अल्टीमेटली होता है अल्टीमेट कंज्यूमर। लास्ट में जो अदर पर्सन है वो कौन बचता है? वो अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी जो टैक्स अल्टीमेटली एट द एंड सारे लोगों का टैक्स का बोझ जो अकेला मतलब उठाता है वो कौन है सर? सर वो बन जाता है आपका अल्टीमेट कंज्यूमर। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मेरी बात समझ में आई नहीं? मतलब आप अगर प्रोड्यूसर हो तो आप अपने टैक्स को हमेशा क्या कर सकते हो सर? एक अपना सर का दर्द है और अपना सर के दर्द को आप क्या कर सकते हो सर? एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, कंज्यूमर मतलब खाली गुड्स को आप कंज्यूम करते हो, तो बेटा यू विल बी द अल्टीमेट पर्सन हु विल बी द पेइंग द टैक्स। आप अकेला ही वो बंदा होगे जो टैक्स पे करोगे, यानी दूसरे का सरदर्द आप बियर कर रहे हो। आप जो सामान खरीदते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं सर, उसमें आप टैक्स का पैसा जोड़ करके पे करते हैं। बिल में देखिएगा लिखे रहता है टैक्स इतना इंक्लूडेड है। तो मतलब वो टैक्स किसको पे करना था सर? आपको पे नहीं करना था, वो प्रोड्यूसर का सरदर्द था, प्रोड्यूसर को टैक्स पे करना था। प्रोड्यूसर ने क्या किया सर? प्रोड्यूसर ने उस टैक्स के पैसे को आपके प्राइस में जोड़ दिया और बोला बेटा तुम खरीद रहे हो ना तो तुम पे करो, तुम पे करो। और क्या करा? वो टैक्स का पैसा आपसे कलेक्ट किया और उसको गवर्नमेंट के पास में जमा कर दिया। बोला कि लो देखो ये मेरा टैक्स बनता था ना, लो टैक्स, मेरा टैक्स ले लो। यानी पे आपने किया लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में किस नाम में पहुंचा सर? वो प्रोड्यूसर के नाम पे पहुंचा कि भैया प्रोड्यूसर का टैक्स का पेमेंट था, प्रोड्यूसर ने टैक्स पे कर दिया। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है बेटा। डायरेक्ट टैक्स में खासकर जैसे हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, यहाँ पर क्या होता है सर? जिसका इनकम टैक्स है उसका टैक्स उसी को ही भरना पड़ेगा, उसका टैक्स कोई और अपने सरदर्द नहीं ले सकता। अब बोलेंगे सर नहीं नहीं, मैंने अपने पापा को बोला था सर जाके मेरा टैक्स भर दो, मेरे पापा तो टैक्स भरे, अभी आप तो बोल रहे हैं कि सर कोई और पे नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारे पापा भी अगर आप तुम्हारे नाम पे टैक्स भरने जाएंगे इनकम टैक्स, तो भले तुम्हारे पापा ऑन बिहाफ ऑफ यू पेइंग द टैक्स, बट अल्टीमेटली नाम किसका चढ़ेगा? नाम किसका चढ़ेगा? आपका चढ़ेगा या पापा का चढ़ेगा? तो बोला जाएगा आपका ही चढ़ेगा, क्योंकि टैक्स जब कलेक्ट किया जाएगा आपके नाम का रसीद कटेगा कि आपका टैक्स था और आपने टैक्स पे कर दिया। वो आप खुद जा करके टैक्स अथॉरिटी में पे करो, अपने पापा को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो या ऑनलाइन पे करो, वो आपके नाम पे ही बिल कटेगा। क्योंकि टैक्स का बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सर जिसका बर्डन है वो अपना बर्डन को दूसरों को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद एक और एक इंटरेस्टिंग बात है सर, क्या सर? इनकम टैक्स यानी जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स जिसकी बात करते हैं, ये औकात पे डिपेंड करता है, यानी सबके लिए नहीं है। डायरेक्ट टैक्स यानी एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर मैं बोलूं, एग्जांपल जैसा मैंने यहां पर लिख देना है, एग्जांपल जो है ये आपका यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इनकम टैक्स, ठीक है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो यहाँ साइड में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं सर डायरेक्ट टैक्स है, एग्जांपल के तौर पर मैं ले ले रहा हूं सर इनकम टैक्स, ठीक है? और ये इनकम टैक्स क्या है सर? किसको पे करना है? ये टैक्स उसी को ही पे करना है जिसका इनकम एक लिमिट से ज्यादा है। यानी सच टैक्स विल बी पेड only by those person whose income is more than exempted limit। जितना सरकार ने बोला है कि आपको छूट दी गई है इनकम में, उससे अगर आपने ज्यादा का इनकम कमाया है तो आपको डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बोलेंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन आप ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बिकॉज इसके साथ कंपेयर करके आपको ये बता पाऊं कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखिए। लेकिन सर अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में आपका औकात नहीं देखा जाता है। इनकम टैक्स में क्या सर? आपकी अगर औकात है तो टैक्स पे करो। औकात का मतलब क्या होता है? अगर आप ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो टैक्स पे करो। लेकिन जीएसटी ये नहीं बोलता है कि भैया तुम्हारा औकात है कि नहीं।
जीएसटी बोलता है बेटा तुम गरीब हो अमीर हो डजंट मैटर, तुम सामान खरीद रहे हो मतलब तुम टैक्स पे करो, तुम्हारा औकात है या नहीं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर सामान खरीद रहे हो तो सामान पे जितना टैक्स बनता है तुमको पे करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते सर हम गरीब आदमी है सर हम ये टैक्स नहीं पे कर सकते, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहां पर होगा सर, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स होगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, दैट्स वाई याद रखिएगा सर, डायरेक्ट टैक्स को हमारे कंट्री में क्या बोला जाता है सर, प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन जीएसटी क्या बोलता है, जीएसटी जो है ऑल दी कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूम कर रहा है दे नीड टू पे टैक्स, ऑल दी कंज्यूमर equally bear the burden irrespective। ये बहुत जरूरी बेटा समझना, बहुत जरूरी है। तो बर्डन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया ना कर देना, ठीक है ना, बर्डन irrespective, सब इंपॉर्टेंट चीजें बेटा आपको याद रखनी है, irrespective of their ability to pay। क्या बोला मैं, तुम्हारी एबिलिटी है नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, ऑल दी कंज्यूमर बोल दिया मैं। कंज्यूमर अगर हो, इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो मतलब यू हैव टू पे द टैक्स। दैट्स व्हाई इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। ये टैक्स सिस्टम है जिसमें आपकी औकात नहीं देखी जाती, आपकी एबिलिटी नहीं देखी जाती, आप कितना कमाते हो ये नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि आप कंज्यूमर हो या नहीं। अगर आप कंज्यूमर हो, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, तो यू हैव टू पे द टैक्स। बात समझ में आया या नहीं, बात समझ में आया या नहीं, somebody can confirm me बेटा, ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। कंफर्म। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो जीएसटी की बात कर रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आया? सर डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है, यानी मोर इनकम मोर टैक्स एंड ओनली टू दोज हु आर हैविंग मोर इनकम। लेकिन जीएसटी क्या बोलता है सर, डजंट मैटर वेदर यू आर हैविंग मोर इनकम और लेस इनकम, वेदर यू आर पुअर वेदर यू आर रिच, इट रियली डजंट मैटर, it only matters that whether you are consuming or not. If you are consuming you have to pay the tax. क्लियर? चलिए अब अपना वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने टॉपिक का मतलब क्या है सर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एक इंट्रो मैंने आपको अच्छा खासा समझा दिया है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा जारी रखेंगे। क्या क्या बात है सर, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ पर हम लोग को समझना है। सर पहली बात ये कि हमारा जीएसटी जो है सर ये क्या है, एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां कंज्यूम होगा वहां टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जहां कंज्यूम होगा सर वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सर एक चीज और भी मैंने क्या बता दी सर, कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब सर बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स कर दिया गया है, बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स कर दिया है। और वो बहुत सारे टैक्सेस कितने सारे थे सर, पहले थे सर 17 टैक्सेस, 17 प्रकार के टैक्सेस थे जिनको मिला करके एक टैक्सेस कर दिया गया है। अच्छा 17 टैक्सेस भी थे और 23 सेसेस भी थे। अच्छा अब आपके मन में सवाल होगा सर ये सेस का मतलब क्या होता है, आपके मन में एक सवाल होगा सर ये सेस नाम का वर्ड जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। बेटा ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए, सेस का मतलब क्या होता है, बात को थोड़ा समझा देता है। सेस का मतलब होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स का मतलब क्या बोला मैं सर, इसका मतलब होता है टैक्स तो चार्ज करेंगे, लेकिन टैक्स जो है किस पे चार्ज करेंगे, जितना टैक्स पे किया जा चुका है उस पे चार्ज करेंगे, तो बोलेंगे टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स जितना चार्ज हुआ है अगर वो टैक्स ज्यादा है तो उसके ऊपर में फिर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाता है, इसको बोलते हैं सेसेस। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स को सेसेस बोला जाता है। अच्छा इसके अलावा सर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, जहां कहीं भी आपका वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन क्या होता है सर, ऑलरेडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडेड का चैप्टर पढ़ के आए। वैल्यू एडिशन का मतलब हर एक सामान में अगर मैं कोई नई चीज ऐड करता हूँ, उसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज करता हूँ, उसमें कुछ नए चीजों को मतलब यूज करके उसका एक रूप, उसका उसका वैल्यू, उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देता हूँ, तो उस एक्स्ट्रा जो मैंने काम किया सर उसको वैल्यू एडिशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जीएसटी बोलता है कि जहां कहीं भी एक प्रोडक्ट में नया वैल्यू एड ऑन होगा, उस नए वैल्यू एड ऑन पे आपको टैक्स पे करना
पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी स्टेज टैक्सेशन। मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस में गया, कुछ नई वैल्यू एडिशन हुई, भैया इसमें टैक्स दो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में गया, फिर नया वैल्यू एडिशन हुआ, फिर टैक्स दो। इस प्रकार से जितना पॉइंट में उसमें एडिशन होता रहेगा, टैक्स उसमें जुड़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और याद रखिए अल्टीमेटली फाइनल टैक्स कहां पर काउंट होगा सर? फाइनल टैक्स काउंट होगा जहां पर गुड्स पूरी तरीके से बन जाएगा और वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां अल्टीमेटली चीज डेस्टिनेशन में पहुंचा, वहां पर वो फाइनल टैक्स कैलकुलेट होकर के उस बंदे को पे करना पड़ेगा जो फाइनली उस गुड्स को परचेज कर रहा है। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसके साथ एक स्लोगन है हमारे देश में जो कि चलता है, इस स्लोगन को याद रखेंगे, जीएसटी का स्लोगन है ये, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्यों बोलते हैं सर? पहली बात तो एक नेशन है तो फिर 50 टैक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स कर दिया जिसका नाम उन्होंने दे दिया जीएसटी। और वन मार्केट इसलिए बोला गया कि इंडिया के मार्केट को एक मार्केट माना जाएगा और उस मार्केट में सभी जगह पर एक ही प्रकार के टैक्सेस जो है वो चलेंगे। तो कुल मिलाकर के तीन चीजें थी सर, कंप्रहेंसिव मतलब बहुत सारे टैक्सेस को मिला दिया गया। कितने टैक्सेस को मिलाया गया सर? 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाया गया। एक मार्क के क्वेश्चन के लिए याद रखना है। दूसरा सर मल्टी स्टेज टैक्सेशन है, मतलब एक बार में वो अगर नई चीजें ऐड ऑन होती जाएगी गुड्स में, मतलब उसकी टैक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एंड फाइनली जो अल्टीमेटली गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वहां पर जो बंदा पे करेगा टैक्स को, वही हमारा बन जाएगा क्या? टैक्स पेयर, और अल्टीमेटली टैक्स का कैलकुलेशन। अच्छा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए गुड्स बना, ओरिजिन कहां पर हुआ सर? ये गुड्स बना है ओडिशा में। गुड्स प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लेकिन गुड्स यहां पर कंज्यूम नहीं हुआ। गुड्स यहां पर कंज्यूम नहीं हुआ, गुड्स बना यहां पर, लेकिन वो गुड्स कहां पर जाकर के इस्तेमाल हो रहा है सर? सर कहां पर जाकर इस्तेमाल हो रहा है सर? मान लीजिए सर हमारे पड़ोसी जो स्टेट है छत्तीसगढ़, हमने गुड्स को वहां पर भेज दिया, यानी अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या हो गया सर? सर गुड्स का डेस्टिनेशन बन गया छत्तीसगढ़। तो अल्टीमेटली मुझे ये बताइए जीएसटी कहां पर चार्ज होगा? जीएसटी कहां पर चार्ज होगा? ओडिशा में चार्ज होगा या छत्तीसगढ़ में चार्ज होगा? जल्दी बताइए, क्योंकि मैं अभी बोल दिया हूं सर जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहां डेस्टिनेशन पहुंचता है टैक्स वहीं पर चार्ज होता है। तो बताइए टैक्स कहां पर चार्ज होगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। चार्ज होगा। बस ये आपका डेस्टिनेशन है, मतलब जीएसटी की जो चार्ज होगी सर वो आपका यहाँ पर ही होगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पहुंचेगा, जहां कंज्यूम होगा सर, वहीं पर अल्टीमेटली उसका टैक्स का पेमेंट अल्टीमेटली किया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। इसके अलावा सर कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें हमारे हमको जानना है सर। क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें सर? जीएसटी की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है सर। जीएसटी का स्ट्रक्चर, हमारे देश में जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है? देखिएगा, कुल मिलाकर के एग्जाम में अगर पूछा जाए सर जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब कितने परसेंट के रेट ऑफ टैक्सेस बनाए गए हैं, तो कुल मिलाकर के सर 5% के रेट ऑफ टैक्सेस है, ये आपको दिमाग में रखना है सर। 5% के रेट ऑफ टैक्स क्या क्या है सर? 0%। अच्छा बोलिए सर 0% कोई परसेंट होता है? सर 0% को हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। क्या बोलते हैं हम लोग? नील कैटेगरी। क्या बोलते हैं? नील कैटेगरी। नील का मतलब होता है सर जहां पर कि टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, जहां पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे कमोडिटीज भी बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कमोडिटीज डिसाइड किया गया जिसमें टैक्स पे करना जरूरी नहीं है। टैक्स पे करना जरूरी मतलब वैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। तो बोलेंगे सर ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसमें 0% कैटेगरी में टैक्स चार्ज किया होता है या टैक्स नहीं कैलकुलेट होता है? तो याद रखिएगा बेटा, ऑल दी एसेंशियल कमोडिटी, ऑल दी एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो देश की जरूरतमंद लोगों को, मतलब अल्टीमेट देश की अल्टीमेट जरूरत है, वैसे कमोडिटीज के ऊपर में कभी भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। उसको क्या बोला जाता है बेटा? एसेंशियल कमोडिटीज। क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? बोला मैंने एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटीज जो कि अल्टीमेटली एनी हाउ रिक्वायरमेंट इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? एनी हाउ रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? एनी हाउ रिक्वायर्ड गुड्स अगर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर? एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं।
और याद रखिएगा सर, एसेंशियल कमोडिटीज में हमेशा क्या चार्ज होता है बोला, 0% टैक्स चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है इस केस में, क्या है सर, हमेशा कौन सा टैक्स चार्ज होता है? जीएसटी का रेट क्या बोला मैंने, जीएसटी कितना होगा सर, हमेशा 0% रहता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल होगा, सर कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज है? बेटा ये सरकार भी बीच बीच में चेंज करते रहता है। सरकार एक लिस्ट बनाता है, एसेंशियल कमोडिटीज का एक लिस्ट बनाता है, और वो हर बार चेंज होते रहता है। सिचुएशन के बेसिस पे एसेंशियल गुड्स अलग अलग होते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सर अभी जो गुड्स एसेंशियल गुड्स है वो बाद में भी एसेंशियल गुड्स रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं सर, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो पेंडेमिक के टाइम में सर सैनिटाइजर जो आप यूज कर रहे हो अभी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजर को क्या कर दिया गया सर, एसेंशियल कमोडिटीज में इंक्लूड कर दिया गया। पहले सैनिटाइजर एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए यह समझा गया कि सर सैनिटाइजर अभी नेशन की एक एनी हाउ रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सैनिटाइजर को क्या कर दिया गया सर, एसेंशियल कमोडिटीज में इंक्लूड कर दिया गया। उसी प्रकार से कुछ चीजें इंक्लूड होती है और कुछ चीजें एक्सक्लूड हो जाती है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो वो सैनिटाइजर को अब एसेंशियल कमोडिटी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले था जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तब था, अब नहीं। तो अल्टीमेटली जो लिस्ट में एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट में गुड्स रहेंगे उसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है सर, 0% की जीएसटी चार्ज की जाती है, यानी उस केस में जीएसटी की कोई टैक्सेस चार्ज नहीं की जाती। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमेशा उस लिस्ट में जुड़े हुए रहते हैं और उनका नाम कुछ कुछ प्रकार से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सर, वो नाम क्या है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसा सैनिटरी नैपकिन हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गया, इन सभी के नाम हमेशा वो लिस्ट में जुड़े रहते हैं। कौन से लिस्ट में सर, एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट में, और वहां पर टैक्स की रेट हमेशा क्या रहती है सर, 0% रहती है। इज इट क्लियर और नॉट? इसके अलावा सर 5% के टैक्सेस में कौन कौन से गुड्स आते हैं वो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है सर। उसी प्रकार से सर 12% में कौन सा आता है, 18% में कौन सा आता है। याद रखिएगा बेटा 18% को मोस्ट कॉमन गुड्स बोला जाता है, मतलब अल्टीमेटली ये बहुत ही कॉमन परसेंटेज, यानी मोस्ट कॉमन अगर मैं बोलूं जिसमें टैक्स चार्ज होता है, आप डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे तो वो कौन सा टैक्स होगा सर, 18% का जीएसटी टैक्स होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह पे होता, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात करें। मैक्सिमम केसेस में जितने भी सामान आप खरीद रहे हैं सर, उन सभी सामानों में आप देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में 18% का टैक्स होता है। मतलब जितने बड़े बड़े गुड्स मतलब सर डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्रिज, कूलर, एसी या कोई कैपिटल गुड्स हो गया या कोई प्रकार के कार हो गए, इन सभी केसेस में सर कार तो नहीं, मतलब डेली लाइफ के घर में यूज होने वाले सामान जो बड़े बड़े सामान जिसको व्हाइट गुड्स बोला जाता है, वैसे गुड्स में हम लोग क्या करते हैं सर, मतलब आपका 18% का टैक्स चार्ज होता है। लेकिन जैसा कोई लग्जरियस आइटम हो, याद रखिएगा सर, लग्जरियस अगर आइटम हो गया बेटा तो याद रखिएगा लग्जरियस आइटम में हमेशा हाईएस्ट परसेंट ऑफ टैक्स रखा जाता है, जिसका रेट हमारे इंडिया में कितना रखा गया है सर, 28%। याद रखिएगा ये क्या है सर, लग्जरियस जो है हमारे गुड्स जिसमें हमारा हाईएस्ट परसेंटेज, लग्जरियस आइटम। लग्जरियस आइटम्स में सर कितने परसेंट के टैक्स चार्ज होते हैं बोला मैंने, अभी कितने परसेंट के टैक्स चार्ज होते हैं बोला मैंने। दिमाग में आपको यही रखना है कि सर जो गुड्स की बात कर रहे हैं सर उसमें अंदाजा के तौर पर कैसे पता लगाएं कि कौन सा गुड्स में क्या होता है। तो याद रखिएगा सर लग्जरियस गुड्स अगर है ना सर, लग्जरियस गुड्स के हमेशा केस में क्या होता है सर, 28% की टैक्स जो है वो चार्ज की जाती है। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। एग्जाम्पल आपके सामने में रखा गया है सर, आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और एक चीज है सर, अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा सर, कंट्री में कुछ कुछ एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है, जहां पर अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको सरकार की तरफ से कई सारे एडवांटेजेस या कई सारे मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा टैक्स में कम देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको सरकार चीजें सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करती है। तो ऐसे एरियाज में अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई सामान बना रहे हो और उसको एक्सपोर्ट करने के मकसद से बना रहे हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स बना रहे हो, तो फिर आप जीरो रेटेड टैक्स में आ जाओगे, मतलब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है बेटा, ऐसे तो कई सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में इंक्लूड हो चुके हैं जिसमें हमारा मतलब टैक्स चार्ज होता है, लेकिन
अभी तक भी पेट्रोलियम, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस पे टैक्स अभी भी जीएसटी में कवरेज नहीं किया गया। मतलब इसमें अभी भी पुराने प्रकार के ही टैक्स लग रहे हैं, पुराने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स ही लग रहे हैं। मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें अभी तक भी जीएसटी का रेट इंक्लूड नहीं किया गया। तीन ऐसी चीजें हैं, दिमाग में रख लीजिए। पहला क्या बोला सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स कौन चार्ज करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? कौन चार्ज करता है सर? यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सर, ये कौन चार्ज करता है सर? तो इसमें सेंट्रल खासकर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती, ध्यान सुना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये पुराना टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी हमने पढ़ा था। एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है, और एक होता है उसके साथ चार्ज होता है सीएसटी एंड वैट। मतलब अगर इंटर स्टेट होगा तो सीएसटी चार्ज होगा, और स्टेट के अंदर रहेगा तो वैट चार्ज होगा। ठीक है। और जो अल्कोहलिक की बात करा मैं, अल्कोहल, अल्कोहल जिसको अपन बोलेंगे सर लिकर, लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वैसे तो बहुत सारे लिकर होते हैं, लेकिन ह्यूमन कंजप्शन की बात करें सर, अल्कोहल या लिकर जो होता है, अगर इसकी बात करें तो सर ये जो प्रकार का टैक्स है, ये कौन चार्ज करता है सर? ये चार्ज करता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी आता है इसमें। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। अब ध्यान से देखिएगा सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मेन कर्ता धर्ता कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट है, कर्ता धर्ता मेन। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट में आएगा तो सर स्टेट वाला अपना टैक्स भी लगाएगा, जिसको अपन बोलेंगे वैट। लेकिन सीएसटी और एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? दूसरी बात क्या बोला सर? अगर अल्कोहल लिकर चीज की बात कर रहे हैं सर, अल्कोहल या लिकर अगर है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके ऊपर में कौन सा टैक्स चार्ज होता है सर? स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट चार्ज होता है। Now, one of the very important point, एक मार्क के क्वेश्चन के लिए कभी कभी आ जाता है सर, टबाको। टबाको जो कि आप जानते हैं काफी हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। टबाको में ये एक ऐसा गुड्स है जिसमें नए जीएसटी भी चार्ज होती है और पुराने इनडायरेक्ट टैक्स भी चार्ज होते हैं। बोलेंगे तो अजीब बात है सर। हाँ, मतलब इसको डिस्करेज करने के लिए बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है इस कमोडिटीज में। और टबाको प्रोडक्ट्स में नॉर्मली क्या होता है सर, अगर आप नए टैक्सेस भी इंक्लूड हुए, जैसे कि जीएसटी के द्वारा जो नए रेट्स आए वो भी इंक्लूड होता है, जैसे 28% हाईएस्ट टैक्स भी लगेगा, प्लस पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसमें दो प्रकार के टैक्स चार्ज होते हैं सर, जीएसटी भी चार्ज होता है, और याद रखिएगा सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, जीएसटी भी चार्ज होता है और उसके साथ हमारा क्या चार्ज होता है सर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होता है। ये सब चीजें आपकी बुक में नहीं मिलेगी, मैं आपको बहुत ही एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। तीन ऐसी चीजें बताई जो कि मतलब थोड़ा एक्सेप्शनल है सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, उसमें अभी भी पुराने टैक्स चार्ज होते हैं। कौन सा टैक्स चार्ज होता है सर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड वैट। इसके अलावा सर अल्कोहल भी एक ऐसा कमोडिटी है जिसके ऊपर में अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है सर। अल्कोहल के ऊपर में टैक्स कौन लगाता है सर? स्टेट लगाता है, हर अपना अपना अलग अलग स्टेट टैक्स चार्ज करते हैं। स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है, उसके साथ वैट चार्ज होता है। और उसके साथ टबाको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बोथ न्यू जीएसटी यानी न्यू रेट ऑफ जीएसटी प्लस ओल्ड एक्साइज ड्यूटी दोनों चार्ज किए जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बट ये एडिशनल चीजें आपको समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे हैं सर, कितने प्रकार के जीएसटी हमारे कंट्री में चल रहे हैं सर? 3 प्रकार के टैक्स है। टैक्स का रेट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, टैक्स का रेट तो हम समझ लिए। टैक्स का रेट जो है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, कुल मिलाकर के 5 रेट्स हैं।
इसके अलावा अभी रिसेंटली दो नए रेट्स भी एड ऑन हुए जो कि मैं आपके सिलेबस में ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ सर। 0.25% भी एक एड ऑन हुआ है और 3% भी एड ऑन हुआ है। वो मैं अगर रिसेंट चेंजेस में आया है यहाँ पर जो है ना, दो अगर चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, बस बता दे रहा हूँ सर। 0.25%, 0.25% आप नोट्स में चाहें तो एड ऑन करके लिख लीजिए। ये भी एक एड ऑन हुआ है सर। ये किस पे चार्ज होता है सर? सर 0.25% चार्ज होता है आपका प्रीसियस स्टोन में, प्रीसियस स्टोन में चार्ज होता है। और एक सर एक नया एक आया सर 3%। सर एक और आया है जिसका नाम है सर 3%। सर ये 3% किसमें चार्ज होता है सर? 3% चार्ज होता है ज्वेलरी से। ज्वेलरी 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 एंड ऑर्नामेंट, ठीक है। ज्वेलरी का स्पेलिंग तो ठीक है। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स में कौन से परसेंट के टैक्स अभी दो नए इंक्लूडेड हुए हैं सर? पूरा रिसेंट बात बता रहा हूँ बेटा, पूरा रिसेंट बात। ये बात अभी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यस, क्या बोला मैंने? दो चीजें लिख लीजिए सर। 0.25% भी एड ऑन हुआ है प्रीसियस स्टोन्स में। कई सारे प्रीसियस स्टोन्स में 0.25 लगाया गया है सर, और 3% लगाया गया सर किसमें? ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स में 3% का जीएसटी का चार्जेस लगाया गया है, पहले ये नहीं था। एक अब जब बता रहा हूँ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज और भी बता देता हूँ। बहुत बताने का बहुत कुछ है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज और एक याद रखिएगा। नोट बना लीजिए यहाँ पर। नोट अलग से यहाँ क्या नोट नोट क्या है? नो जीएसटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? सर हम लोग जिसको रियल स्टेट्स बोलते हैं, तो जमीन बाड़ी की बात करते हैं, इसमें अभी भी सर ये जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी रियल स्टेट्स में हमारा जीएसटी का चार्ज नहीं होता है। चलिए ठीक। सर मैं जीएसटी एक अलग क्लास पढ़ाता हूँ। मैं बच्चे को जो हायर स्टैंडर्ड में जो बच्चे को जीएसटी पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ एडिशनल चीजें उनको पढ़ाता हूँ। इतना सारा चीजें आपको अगर पढ़ाऊंगा तो सर मैं बोला 6 महीना लग जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है जीएसटी में। लेकिन फिलहाल हमको सिर्फ अपने सिलेबस पे बेस्ड होकर रहना है। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और हम लोग को क्या पढ़ना है सर? सर टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। टैक्सेस कितने प्रकार के हैं जीएसटी में? कुल मिलाकर के सर 4 प्रकार के टैक्सेस हमारे चलते हैं। एक को बोलते हैं सर सीजीएसटी, इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है सर एसजीएसटी, इसका मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है सर आईजीएसटी, इसको बोलते हैं सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई फॉर इंटीग्रेटेड। एंड फाइनली होता है सर एक यूजीएसटी। एक्चुअल में ये इसको यूटीजीएसटी भी बोलते हैं। यूटी का मतलब होता है सर यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी अगर अपन कोई टैक्स पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे किया जाता है तो इसको यूटीजीएसटी बोला जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से और इजीली समझा देता हूँ। जब कभी भी आपका ट्रांजैक्शन बिटवीन टू स्टेट्स होगा, क्या बोला मैं? टू स्टेट्स होगा, तो वहां पर आपको कौन सा टैक्स पे करना है सर? सर वहां पर जीएसटी का चार्ज होता है डायरेक्टली आईजीएसटी। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट मतलब अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पर दो प्रकार के टैक्सेस चार्ज हो जाते हैं एक साथ कंबाइनली, आधा आधा, दैट इज नोन एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब इसका लॉजिकल पूरा बात मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम में। साइड में एक डायग्राम मैं आपको जो बनाया हूँ समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। सर एक गुड्स की ओरिजिन हुई ओडिशा में, और अल्टीमेटली उसकी डेस्टिनेशन भी कहाँ है सर? ओडिशा ही है। मतलब अल्टीमेटली ओडिशा में बना और ओडिशा में ही उसका डेस्टिनेशन है। तो इसका मतलब सर ये कौन सा डेस्टिनेशन भी अगर ओडिशा भी है, मतलब ये क्या हो गया सर? सर इसको बोलेंगे सर इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? सप्लाई विद इन द स्टेट।
सप्लाई विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रहा है। क्या बोला मैंने सर? सप्लाई विद इन द स्टेट, एक ही जगह पर बना और उसी जगह पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। सर जिस स्टेट में बना उसी स्टेट में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सर इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा, INTRA, इंट्रा का मतलब होता है सर विद इन स्टेट, अपने स्टेट के अंदर में आप उसको सप्लाई कर रहे हो। सर जब अपने स्टेट के अंदर में अगर सप्लाई कर रहे हो तो सर यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? अच्छा पहली बात बताइए, टैक्स लगेगा कहाँ? टैक्स कहाँ पर लगेगा? ओडिशा। सर डेस्टिनेशन ओडिशा है, मतलब सर ओडिशा में ही टैक्स लगेगा, हमको दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर टैक्स कौन सा लगेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पर इंट्रा स्टेट अगर हो गया तो दो टैक्स लग जाएंगे सर, CGST भी लगेगा सर और SGST भी लगेगा, यानी दोनों ही टैक्स लग जाएंगे यहाँ पर। इंट्रा स्टेट अगर हुआ तो सर GST का दो टैक्स लगता है सर, CGST एंड SGST। तो अगर मैं बोलूं सर ये कैसे लगेगा, मान लीजिए सर टोटल टैक्स हमारा यहाँ पर लग रहा है, मान लीजिए सर टैक्स का रेट हमारे लिए यहाँ पर है, मान लीजिए जो गुड सप्लाई हो रहा है सर, मान लीजिए वो 18% की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है सर? कितने परसेंट की कैटेगरी में आता है सर? 18%। जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा ना सर, 0%, 5%, 12%, 18%, उसमें 18% वाला मान लीजिए कोई गुड्स है जिसके ऊपर में आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो 18% का टैक्स रेट है। तब ये टैक्स रेट चार्ज कैसे होगा सर? ये टैक्स रेट ऐसे चार्ज होगा कि इसका आधा, मतलब 18% का आधा, 18% का आधा कितना हो जाता है सर? 9%। ये चले जाएगा सर CGST में, यानी सेंटर के पास में चले जाएगा, और बाकी का आधा 9% जो है सर ये चले जाएगा आपका स्टेट के पास। ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। 18% का टैक्स चार्ज अगर हो रहा है टोटल, तो उसका आधा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, आधा चले जाएगा सर किसके पास में? सर आधा चले जाएगा सेंटर के पास में। CGST मतलब सेंट्रल GST, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। ये 9% कहां पर चले जाएगा सर? लिख देता हूं, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ठीक है? और ये वाला कहां जाएगा? टू दी स्टेट गवर्नमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? टोटल जितना रेट ऑफ परसेंटेज चार्ज किए जाएंगे सर, वो आधा आधा हो जाएगा अगर वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर में ही अगर सप्लाई हो रहा है, तो जितना रेट ऑफ टैक्सेस बन रहा है सर, उसका आधा चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा चले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए सर ये जो होता, ये 5% कैटेगरी होता तो क्या होता? अगर मान लीजिए ये गुड्स 5% वाला होता तो उसमें क्या करते? 2.5 चले जाता है, 2.5 चले जाता है SGST में। इज इट क्लियर? आप देखिएगा, ये आप रियल लाइफ में भी देखें सर, आप कहीं पर भी देखिए बिल पे कीजिएगा और वहां अगर GST बिल आपको देता होगा तो नीचे देखिएगा ब्रेकिंग करके दिया गया रहता है सर, टोटल टैक्स इतना था, उसमें लिखा रहेगा CGST इतना परसेंट, SGST इतना परसेंट, मिला करके टोटल परसेंट लिखा हुआ रहेगा। क्यों? बिकॉज विद इन स्टेट जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो दो प्रकार की टैक्सेस चार्ज की जाती है, एक का नाम होता है CGST, एक का नाम होता है SGST, और वो टैक्स रेट को डिवाइड कर दिया जाता है, आधा स्टेट की तरफ आधा सेंटर की तरफ। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? दिमाग में यही बैठाना है सर, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। स्टेट के अंदर में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट, और इंट्रास्टेट हुआ मतलब दिमाग में घुसा लो CGST SGST, बात खत्म। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन, यहां देखिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया सर, अगर ओडिशा में ओरिजिन है लेकिन सर इसकी डेस्टिनेशन कहां पर है? ध्यान से देखिए डेस्टिनेशन कहां है, क्या लिखा है मैंने डेस्टिनेशन? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लिखा है। अगर वेस्ट बंगाल की बात हो गई मतलब ये दूसरा स्टेट हो गया, और अगर दूसरा स्टेट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे सर? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक जगह बन रहा है स्टेट में, एक स्टेट में बन रहा है, दूसरे स्टेट में उसका यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली टैक्स कहाँ चार्ज होगा? पहली बात ये बता दीजिए सर, टैक्स तो यही चार्ज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेस्टिनेशन जहां होता है सर टैक्स वहां चार्ज होता है। तो जब भी कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ और टैक्स चार्ज कहां पर हुआ सर? सर जो डेस्टिनेशन वहां पर चार्ज हुआ, तो दिमाग में एक बात क्लियर रख लीजिए, इंटर स्टेट अगर हुआ, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, तो यहां पर IGST चार्ज होगा।
और आईजीएसटी जितना है टोटल उतना ही चार्ज होगा। मान लीजिए पूरा 18% था तो पूरा 18% होगा, या डिवाइडेड नहीं होगा, या डिवाइड नहीं होगा सर, सेंटर और स्टेट में डिवाइड नहीं होगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब जो जीएसटी चार्ज होगा वो एक ही बार में टोटल परसेंट चार्ज होगा, और ये कहां चला जाएगा सर, टू दी स्टेट गवर्नमेंट। टेंशन लेने का नहीं है, डायरेक्ट कहां चलेगा सर, टू दी स्टेट गवर्नमेंट चले जाएगा। आईजीएसटी डायरेक्ट कहां चला जाएगा सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास में चले जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो स्टेट को तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, स्टेट को जो मिलेगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो टैक्स मिलेगा वो किसको मिलेगा। सर अल्टीमेटली मिलेगा वेस्ट बंगाल को, क्योंकि जो डेस्टिनेशन होता है सर वहीं पर टैक्स मिलता है। लेकिन कितना मिलेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से हिसाब करके देगा, आपको हिसाब करके देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट होता तो आपको हिसाब करना पड़ता सर, आधा इधर आधा उधर। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, अगर इंटर स्टेट हो गया तो एक ही बार में जितना परसेंट का जीएसटी बनता है टोटल अमाउंट आईजीएसटी के नाम पे चढ़ा देना है, और वो दे देना है किसको सर, वो दे देना है किसपे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक तीसरा और आखिरी पॉइंट। अब ये जो है ना, ये केस को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया है सर, सर दामन एंड दीव। सर दामन दीव क्या है सर, सर दामन दीव एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। कुल मिलाकर के हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कौन बता सकता है, हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दामन दीव एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में मान लीजिए एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में गुड्स बना, यानी ओरिजिन भी जो है बेटा वो यहीं पर ही है, ठीक है, मतलब दामन दीव में ही ओरिजिन है, ठीक है, यहीं पर ही, मतलब जिसकी ओरिजिन लिख देता हूँ, ठीक है। ओरिजिन जो है वो दामन दीव में है, और सर डेस्टिनेशन जो है सर वो आपका, डेस्टिनेशन जो है सर वो भी दामन दीव है, ओरिजिन भी दामन दीव, डेस्टिनेशन भी दामन दीव। पहला बात ये मुझे ये बताइए, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ? इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ? एक ही स्टेट के अंदर में है या दो स्टेट के बीच में है? सर एक ही स्टेट के अंदर एक ही स्टेट के अंदर में। सर दामन दीव ही ओरिजिन है और दामन दीव डेस्टिनेशन एक ही स्टेट के अंदर में है। तो सर एक ही स्टेट के अगर अंदर में हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं सर, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और अगर इंटर स्टेट अगर हो गया तो सर दो टैक्स से चार्ज होता है। कौन सा टैक्स चार्ज होता है, कौन सा टैक्स चार्ज होता है, जल्दी बताइए सर सीजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये चार्ज होता है, ये चार्ज होता है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा एक बात अभी तो मैं बताने वाला, इसको याद रखिएगा। सीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी है, बेटा यूनियन टेरिटरी में, बेटा अपना माइक को थोड़ा सा म्यूट करके रखेंगे, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी में ठीक है, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है बेटा, एक सीजीएसटी होता है लेकिन दूसरा वाला एसजीएसटी नहीं होता, बिकॉज यहाँ स्टेट का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, स्टेट का कोई गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज ये तो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, इसलिए यहाँ पर एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा। यहाँ सीजीएसटी तो चार्ज होगा और दूसरा जीएसटी होगा सर यूटीजीएसटी यानी यूजीएसटी। क्या चार्ज होगा बेटा दूसरा, यूजीएसटी। क्लियर है, क्लियर है बेटा क्या बोला मैं। और ये वापस उसी प्रकार से दो मतलब डिवाइड हो जाएगा। जैसा अगर 18% है तो सर 9% चले गया सीजीएसटी में, जो कि अल्टीमेटली जाएगा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दूसरा वाला जो है वो एसजीएसटी नहीं होकर के क्या बन गया सर, सर ये भी 9%, मान लीजिए अगर 18% का टोटल टैक्स है तो 9% सीजीएसटी में गया। दूसरा वाला सर एसजीएसटी नहीं बोलते तो क्या बोल रहे हैं सर, यूजीएसटी बोल रहे हैं। यूजीएसटी का मतलब होता है सर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। लेकिन ये भी किसके पास जाएगा, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाएगा, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाएगा, बट अंडर ए सेपरेट अकाउंट। अंडर ए सेपरेट अकाउंट, ये बात याद रखिए। दोनों अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही गया, क्योंकि रखवाला तो वही है भैया, ठीक है।
लेकिन 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 दूसरा वाला नाम CGST नहीं हो, SGST नहीं होकर उसको क्या बोलेंगे सर, उसको UGST बोलेंगे, जो कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा विद अ सेपरेट अकाउंट। क्लियर है? लेकिन एक बात जो अभी मैं नोट के तौर पर बताने वाला हूं, ये बात को अभी आप ध्यान से अपने नोट में जोड़ लें। यूटीजीएसटी में सर इंट्रास्टेट होने पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है सर। सीजीएसटी तो चार्ज होगा ही होगा, लेकिन एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज यूनियन टेरिटरी का रखवाला कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग नहीं होता है, कोई सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। तो दूसरा वाला टैक्स सर उसको एसजीएसटी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे सर, यूटीजीएसटी बोलेंगे, यानी अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोलेंगे, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, लेकिन एक अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन जो ट्रेजरी है वहां पर जाकर के जमा नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको एक मार्क के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। आज इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा, बाकी की चीजें हम कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ठीक है क्या सर? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर, कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल टू 5 यूनियन टेरिटरीज। तो आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिए सर, 7 यूनियन टेरिटरी है और आप बोल रहे हैं सर ये 5 में एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब बाकी 2 कहाँ गया? पहले नाम देखते हैं सर, कौन कौन सा नाम आपने लिखा है। सर लक्षद्वीप लिखा है, हाँ सर होता है। दामन एंड दीव होता है सर, ये भी लिखा है। दादर एंड नागर वैली होता है सर, ये भी लिखा है। अंडमान निकोबार लिखा है सर, हाँ ये भी लिखा है सर। चंडीगढ़ ये भी लिखा है, हाँ सर। कुल मिलाकर 5 नाम तो लिखा है, तो बाकी के 2 नाम कहाँ गए सर? बाकी के 2 नाम क्या क्या होते हैं वो भी समझ लें सर। बाकी का 2 नाम है सर, एक है दिल्ली एंड लास्ट वाला नाम क्या था सर, पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी पहले बोला जाता था, अब उसका नाम पुडुचेरी हो गया। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये नोट याद रखिएगा, नोट, ये यहीं पर ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नोट क्या नोट है सर? दिल्ली और पुडुचेरी एक्चुअल में क्या है सर, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जीएसटी के बेसिस पे इसको यूनियन टेरिटरी नहीं माना जाता है, मतलब इसको स्टेट की तरह ही कंसीडर किया जाता है। क्या लिखेंगे सर इसके बारे में? दिल्ली एंड पुडुचेरी इज are union territory, but according to GST, they are considered as states, because ये भी याद रख लीजिए, because they have their own legislative assembly। मतलब इनका, अब इनके पास तो ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं सर जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के नाम से जाने जाते हैं। ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में इनकी खुद की विधानसभा है। विधानसभा का मतलब क्या होता है सर? खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर इन लोग खुद अपने स्टेट्स के लिए चाहे तो क्या बना सकते हैं सर, नियम कानून बना सकते हैं। बाकी के केसेस में ऐसा नहीं है। दिल्ली का आप देखेंगे तो खुद का गवर्नमेंट है कि नहीं सर? दिल्ली का खुद का गवर्नमेंट है कि नहीं? स्टेट गवर्नमेंट है। पुडुचेरी का खुद का गवर्नमेंट है कि नहीं सर? है। इसीलिए ये 2 स्टेट्स को, भले ही ये हमारा यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी दे आर कंसिडर एज नॉर्मल स्टेट। और अगर नॉर्मल स्टेट है तो सर दिल्ली के अंदर में भी अगर ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पर यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा ये पॉइंट को आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोला मैंने सर? दिल्ली और पुडुचेरी आर यूनियन स्टेट्स, बट क्या बोला मैंने? दे आर कंसिडर एज द स्टेट्स बिकॉज दे हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर जैसे एग्जांपल के तौर आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, उसका मैं बंद करूंगा। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे पता है आपकी क्लासेस 11 बजे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है सर। मान लीजिए दिल्ली से हमारी ओरिजिन हुई, ठीक है? दिल्ली से मेरी ओरिजिन हुई, दिल्ली में मेरा चीज बना, ठीक है? और अल्टीमेटली सर वो दिल्ली में ही यूज हुआ। ध्यान से सुनिए, दिल्ली में सामान बना और दिल्ली में ही सामान
दिल्ली ज्यादा हो गया। दिल्ली में सामान बना और सर दिल्ली में ही उसका यूज हुआ, दिल्ली में ही सामान बना और दिल्ली में उसका सामान यूज हुआ। तो मुझे ये बताइए सर, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? पहले मुझे ये बताइए सर इंट्रा। इंट्रा सर। स्टेट। इंट्रा स्टेट अगर है तो पहले तो ये भी देखा जाएगा कि सर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में, इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई अगर होता है तो सर यहाँ पर कौन से टैक्स चार्ज होते हैं? नॉर्मल सेंस में अगर देखा जाए तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। लेकिन सर यहाँ पर दिल्ली क्या है सर, एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन मैंने ये भी बता दिया, ये यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोग यूटी जीएसटी वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। इसको सिंपली क्या चार्ज करेंगे सर, इसको सिंपली सीजीएसटी चार्ज करेंगे और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। यानी यहाँ पर भी नॉर्मल स्टेट की तरह आपका सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा अगर वो इंट्रा स्टेट होगा, यानी विद इन स्टेट अगर होगा। समझ में आया? लेकिन बाकी के और जो एग्जांपल्स मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे थे वहां पर आपको लिस्ट में दिख गया होगा, उसके केस में यूटी जीएसटी चार्ज होगा एसजीएसटी के जगह। मतलब यहाँ पर भी सीजीएसटी चार्ज होगा उसी प्रकार से। मान लीजिए अगर 18% का है तो 9% जो कि सीधा चले जाएगा किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चले जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। और दूसरा सर एसजीएसटी में सर ये चालू हो जाएगा आपका 9%, जो कि कहाँ चले जाएगा सर, टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? एक मार्क का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। इज इट क्लियर और नॉट? कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? दिमाग में क्लियर हो गया बेटा? बस ये था बेटा एक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी जो मैंने आज आपके सामने में क्लियर किया। आपका काम कल के क्लास के लिए है, कुछ छोटी छोटी चीजें बची हुई है सर, जैसा कि फीचर्स ऑफ जीएसटी हो गया, हालांकि मैं ऑलमोस्ट बता चुका वही सब चीजें यहाँ पर भी है, मेरिट्स और डिमेरिट्स है, इसको एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा बेटा। दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली, क्योंकि हर वो चीज जो मैंने बताया है वो इसमें इंक्लूडेड है, जैसा डिमेरिट्स में और मेरिट्स में। और इसके अलावा टैक्स की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं एक होगा तो एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। बट मेन पोर्शन जो हमारे जीएसटी का था वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया? एक एडिशनल चीज और याद रखिएगा सर, पहले जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी के अंदर में नहीं आता था, लेकिन जब से सर हमारा आर्टिकल 370 उठ गया है तो अब जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फुल फ्लेज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। दैट्स व्हाई अब ये लॉ जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया भैया, ये हो गया भैया हमारा टॉपिक आज का। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's